मैं तो बिल्कुल ही यहाँ आऊँगा इसका मुझे उम्मीद नहीं था जी। लेकिन जो लोग हैं यहाँ आप देख रहे हैं, शायद इनका मान सम्मान भी रखना हमारा दायित्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है आसाम में लगभग हजारों से ज्यादा बड़े बड़े चाय गार्डन हैं। उन गार्डनों में काम करने वाले चाय मजदूरों का आज की तारीख में दिहाड़ी एक दिन में 250 रुपया, सिर्फ 250 रुपया। दुनिया में कहीं भी ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जहां 8 घंटा काम करने के बाद एक श्रमिक को सिर्फ 250 रुपया मिलता है। और 250 रुपया मिलता है तो मिलता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आसाम में बसे हुए चाय बागान के क्वार्टर में रहने वाले सारे लोग देश स्वाधीन होकर 78 ईयर्स पार हो गए। आज भी बागान का लोग यहाँ जो वेजेस एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट में लिखा गया कि जिस क्वार्टर में लोग रह रहे हैं हर क्वार्टर के गेस्ट में डेली काम करने के जो दिहाड़ी मिलता है उसी दिहाड़ी में से 15 रुपया 22 पैसा हम लोग रेंट देते हैं। रेंट तक हम लोग रह रहे हैं। असम के इस विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जितनी चर्चा हो रही है उसकी उम्मीद शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी नहीं की होगी। लेकिन अब जब हम लोग ज़मीन पर उतरे हैं और यहाँ अपर आसाम के इलाके में चाय बागानों में घूम रहे हैं और यहाँ पर जिस तरह की चर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा की हो रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सभाओं में जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं उसे देखकर ये एहसास होता है कि ये चर्चा ज़बरदस्ती पैदा नहीं की गई है। ये चर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा डिज़र्व करती है, ये चर्चा होनी ही थी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत संजीदगी के साथ, बहुत गंभीरता के साथ चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। उनका रुख काफ़ी आक्रामक है। उनके साथ उनकी पार्टी का दल बल पहुंचा हुआ है जिसमें कई सांसद हैं, कई मंत्री हैं, विधायक हैं और उनके पार्टी के काफ़ी बड़ी संख्या में नौजवान कार्यकर्ता भी इन चाय बागानों में पहुंचे हैं। इस तरह की हमें जानकारी मिली है। हेमंत सोरेन जब अपनी सभाओं में भाषण देते हैं तो उनका पहला और सीधा निशाना यहाँ की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर होता है, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर होता है। हमने दुनिया के सबसे बड़ा ताकतवर पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है, इसको हमने झारखंड में धूल चटा रखा है। आपके यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी गए थे झारखंड में हमको चुनाव हराना, हमको जेल में भी डाल दिया था। उसके बावजूद हम लोगों ने उनको लोकसभा से विधानसभा तक इतना इनका हम लोगों ने ठुकाई किया कि आज वो हाशिए पर है। वहां पर डबल इंजन का सरकार को हम लोगों ने उखाड़ के फेंका। अगर आप किसी एक भी जनसभा में, आज कई जनसभाएं हेमंत सोरेन ने असम के चाय बागानों में की है, अगर आप किसी एक भी जनसभा में उनके मौजूद होते और हेमंत सोरेन को भाषण देते हुए सुनते तो आपको ये अंदाज़ा आसानी से हो जाता कि हेमंत सोरेन की पार्टी यहाँ सिर्फ औपचारिकता के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, वो सिर्फ खाना पूर्ति नहीं कर रही है, वो सिर्फ किसी एक पार्टी या एक गठबंधन को के वोट काट के दूसरे गठबंधन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि वो गंभीरता से अपने फुटप्रिंट्स यहाँ पर बनाना चाहती है, वो अपने कदमों के निशान यहाँ पर बनाना चाहती है, अपनी एक ज़मीन यहाँ वो तैयार करना चाहते हैं। और इसलिए हेमंत सोरेन जब अब भाषण देते हैं तो यहाँ के चाय बागानों में जो आदिवासियों की, मजदूरों की जो हालत है उस पर वो विस्तार से बात करते हैं। क्या आपको पक्का घर मिला? क्या आपको एसटी का दर्जा मिला?
क्या आपकी मजदूरी सम्मानजनक हुई? अगर ये बात सच है कि मजदूरी सही नहीं मिला, पक्का घर नहीं मिला, घरों में साफ पानी नहीं मिला, एसटी का दर्जा नहीं मिला, तो अब हिसाब लेने का समय है। अब ये हिसाब लेना पड़ेगा। जब असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब एक था, उसी समय से आदिवासी लोग यहां पर बसा हुआ है। क्यों आदिवासी का दर्जा हमें नहीं मिला? क्यों आदिवासी का दर्जा झारखंड का लोग आदिवासी है? क्यों बंगाल का आदिवासी आदिवासी है? क्यों उड़ीसा का लोग आदिवासी आदिवासी है? असम का आदिवासी लोग क्यों आदिवासी नहीं है? ये समझ से परे। और आज तो डबल इंजन का सरकार है। चुटकी बजाते यहां आपको सम्मान मिल सकता है, कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। हेमंत सोरेन के पूरे भाषण में कांग्रेस का जिक्र कहीं नहीं आता है और इस लिहाज से ऐसा लगता है कि अपने गृह राज्य जहां के वो मुख्यमंत्री हैं झारखंड, जहां वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, अपने गठबंधन सहयोगी का वो लिहाज कर रहे हैं। वो कोई जिक्र कांग्रेस पार्टी का नहीं करते हैं, कोई आक्रमण कांग्रेस पार्टी पर नहीं करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हेमंत सोरेन से ये सवाल पूछना बनता है और हमने पूछा भी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया असम में भी, अगर उन्हें चुनाव लड़ना ही था। क्या उनके चुनाव लड़ने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं होगा? सबसे ज्यादा चर्चा आपकी और आपकी पार्टी की हो रही है। नहीं, ऐसा अगर लोग चर्चा कर रहे हैं तो वो उनका विषय है। हमारा जो कर्तव्य है वो हम अपना निभा रहे हैं। और असम में बड़े एक ऐसा वातावरण है यहाँ पर कि हमें भी इस यहाँ पर आना पड़ा। कांग्रेस भी परेशान है, वो तो आपके अलाई हैं। अब वो सब बीती बातों को छोड़िए, अब वो सब बातें बाद में करेंगे। अभी हम लोग चुनाव के एटमॉस्फेयर में हैं, हम लोग उसकी चर्चा हम लोग ज़्यादा करें ज़्यादा अच्छा है। हेमंत सोरेन को इस बात का एहसास है कि असम में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने कई वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस किए हैं चुनाव से तुरंत पहले। उसमें कैश बेनिफिट 10,000 का औरतों के लिए, और उसके अलावा जो चाय बागान के आदिवासी हैं, श्रमिक हैं, उनके लिए भी कुछ पैसा अलग से अनाउंस किया गया है। और उसको काउंटर करने के लिए हेमंत सोरेन लोगों को आगाह करते हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, और इस सिलसिले में वो केंद्र सरकार को भी निशाने पर लेते हैं। और फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके तथाकथित उद्योगपति दोस्तों के बारे में लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल क्योंकि अभी चुनाव है इसलिए बीजेपी का जो चेहरा नज़र आ रहा है वो कल्याणकारी है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये चेहरा बदल जाएगा। आप देख लीजिए ये डबल इंजन की सरकार, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अलग अलग अंतराल में देश दुनिया का लोग लाइन में लगा रहता है। कभी नोटबंदी में लाइन लगा रहता है, कभी कोविड वैक्सीन के लिए लाइन लगा रहता है, और अब सिलेंडर के लिए लाइन लग गया, पेट्रोल के लिए लाइन लग गया। अभी चुनाव खत्म होने दीजिए, उसके बाद इतना चाबुक चलाएगा, आपका घर द्वार नहीं बिकवा दिया तो क्या कहना। असम में कम से कम 35 लाख वोटर चाय बागानों से आते हैं। यहाँ पर 850 से ज़्यादा बड़े बड़े चाय बागान हैं जिनमें दुनिया की बेहतरीन किस्म की चाय पैदा होती है, और उस चाय को पैदा करते हैं यहाँ के मज़दूर, और उन मज़दूरों में सबसे ज़्यादा संख्या है आदिवासियों की। और क्योंकि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव मैदान में उतर गया है, तो जो मुख्य राजनीतिक दल हैं असम के चुनाव जो लड़ते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सत्ताधारी बीजेपी हो, उनके इक्वेशन गड़बड़ाए हुए हैं।
किसी को, ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि जेएमएम के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि परंपरागत तरीके से चाय बागानों में कांग्रेस का आधार रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से हम यहाँ असम के चाय बागानों में घूम रहे हैं, हमने ये महसूस किया है कि ये मानना कि चाय बागानों में जेएमएम के चुनाव लड़ने से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को नुकसान होगा, ये गलत धारणा होगी। बल्कि ये भी हो सकता है कि बीजेपी को इसकी ज़्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़े। और हमने ये भी पाया है कि जेएमएम को यहाँ सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी के तौर पर देखना भी शायद सही नहीं होगा। अगर जेएमएम यहाँ पर कुछ सीटों पर जीत जाए या जीतने के बहुत करीब आ जाए तो आप हैरान मत होइएगा। मैं तो बिल्कुल ही यहाँ आऊँगा इसका मुझे उम्मीद नहीं था जी। लेकिन जो लोग हैं यहाँ आप देख रहे हैं, शायद इनका मान सम्मान भी रखना हमारा दायित्व है। तो दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बलदेव तेली, जो आसाम की सोनारी विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम के कैंडिडेट हैं, उनके समर्थन में एक ज़बरदस्त रैली को संबोधित किया। उनकी स्पीच में काफ़ी जोश था, काफ़ी उम्मीद थी। और इस रैली के बाद उन्होंने हमसे, यानी कि मैं भी भारत से एक ख़ास बातचीत की। उसमें हमारे कई सवालों के जवाब दिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस इंटरव्यू का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही रिकॉर्ड हो पाया। जब आप फील्ड में होते हैं तो टेक्नोलॉजी कई बार धोखा दे जाती है। आज हमारे कैमरा ने धोखा दिया, हालांकि बहुत हाई रेजोल्यूशन का, बहुत अच्छी क्वालिटी का कैमरा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। 2-3 सवाल जो इम्पोर्टेंट थे, जो मैंने उनसे पूछे और उनके जो सवालों के जवाब मुझे याद हैं, वो ये हैं कि मेरा पहला सवाल उनसे ये था कि वो इतनी ज़ोर शोर से आसाम में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। उनके चुनाव लड़ने से उनकी झारखंड में जो अलाई पार्टी है कांग्रेस, वो परेशान है, उसकी संभावनाएं बिगड़ रही हैं, उनको ऐसा लगता है। तो हेमंत सोरेन ने इसके बारे में कहा कि अब ये बात पुरानी हो चुकी है, हम लोग चुनाव में उतर चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करती है, आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ती है, और असम में जो आदिवासियों की स्थिति है, उस स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा को आदिवासियों ने यहाँ आकर लड़ने का न्योता दिया और हम उस न्योते को ठुकरा नहीं सकते थे, इसलिए हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो था, मैंने उनसे ये पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके और कांग्रेस के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि जब वो दिल्ली यात्रा पर आए थे तो इस तरह के कयास लगाए गए थे कि वो बीजेपी नेताओं से मिले हैं। इस आशंका को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी ऐसे कयास लगा रहे हैं वो गलत है। असम का चुनाव अपनी जगह है, असम की राजनीति अपनी जगह है, और झारखंड में कांग्रेस के साथ गठबंधन अपनी जगह है। आपसे और हेमंत सोरेन से माफ़ी के साथ आपसे विदा लेते हैं कि उन्होंने इतने व्यस्त प्रोग्राम में, आप समझ सकते हैं कि बादल छाए हुए थे, उन्हें अगली सभा में जाना था, उन्होंने भाषण भी थोड़ा जल्दी ख़त्म किया, और 2 सांसद उनकी मौजूद थी मंच पर, उन्होंने भी भाषण नहीं दिया क्योंकि हेमंत सोरेन को जल्दी निकलना था, दूसरी सभा में जाना था। उसके बावजूद उन्होंने मैं भी भारत के लिए समय निकाला, लेकिन हमें अफसोस है कि वो इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अंग्रेज़ी में जिसे एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं, वो हुआ हमारे साथ। लेकिन जब आप काम करते हैं तो इस तरह की गलतियां होती हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हेमंत सोरेन साहब के साथ एक लंबा इंटरव्यू हम लोग लेके आएंगे और उनसे विस्तार से बात करेंगे, और उस बातचीत को आपके सामने जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।